खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। गिरफ्तार करने गए पुलिसकर्मियों और आरोपी के परिवार में झड़प में 4 हुए गंभीर घायल। ढाकपुरी में सामने आई घटना। वहीं खेत के विवाद में खूनी संघर्ष में 5 लोग हुए जख्मी। अमित शाह ने नव विधान कार्यक्रम में की शिरकत और प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। वहीं विकसित राजस्थान कार्य योजना का भी किया विमोचन। इटाराना सहित सामरिक स्थलों की खुफिया जानकारी भेजता था ISI जासूस। पाकिस्तानी महिला से संपर्क हुआ उजागर। और कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष को लेकर पर्यवेक्षकों ने जानी कार्यकर्ताओं के मन की बात। नेता प्रतिपक्ष सहित वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ढाकपुरी गांव में युवक की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और आरोपी के परिजनों के बीच जमकर झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस पर परिजनों को पीटने का आरोप है। वहीं परिवार पर भी पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप लगे हैं। झगड़े में 3 महिलाएं घायल हुईं, जबकि ASI दयाराम को भी चोटें आई हैं। पीड़िता करिश्मा ने बताया कि चोरी के मामले में आरोपी विश्वेंद्र है, लेकिन पुलिस ने असली आरोपी को छोड़कर उसके भाई तिलक को पकड़ने के लिए घर पर दबिश दे डाली। करिश्मा का आरोप है कि पुलिस की विश्वेंद्र से मिलीभगत है। जब परिवार ने गिरफ्तारी वारंट दिखाने की मांग की तो पुलिस ने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया और कथित रूप से 2 लाख की मांग भी की। बाद में लाठी डंडों से हमला कर दिया, साथ ही उसका मोबाइल फोन छीन लिया और पैरों पर लाठियां बरसाईं। इसके अलावा भाभी निकिता और मां अनीता के साथ भी जमकर मारपीट की। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने अनीता के कपड़े फाड़ दिए, जिससे वह बेहोश हो गई और उन्हें खून की उल्टियां आने लगी। तीनों घायलों को पुलिस ही जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उनका इलाज जारी है। ये हुआ है कि मेरे भैया बड़े वाले उसको लेने के लिए आए थे। फिर कौन? सर दयाराम सर। अच्छा। और भी थे। अच्छा। तो लेने के लिए आए थे तो मैंने ये बोली कि कौन सा केस है दिखाओ मन को, तो उन्होंने नहीं दिखाया। फिर हमारे छोटे वाले भाई है ना, उसके साथ मारपीट करने लग गए थे। कौन लोग थे? पुलिस वाले। अच्छा। दयाराम और भी थे, नाम याद नहीं है। अच्छा, कितने लोग आए थे गाड़ी में? गाड़ी में एक लेडीज आई थी और 3 आदमी आया। दयाराम एक का नाम तो, अच्छा, औरों का नाम याद नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो ये बोल रहे थे कि या तो 2 लाख रुपए दो मैं, कौन कह रहा था? नहीं तो लड़के को उठा के लेके जाएंगे। कौन कह रहा था ये बात? दयाराम सर। अच्छा। हाँ। अच्छा, दयाराम कौन है? क्या? दयाराम कौन है? ये मालाखेड़ा में वो है अच्छा। पुलिस वाला। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मारपीट की हम पे। उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए मांगे। फिर हम तो गरीब आदमी है, पापा भी नहीं है, तो हम कहाँ से दे? नहीं तो हम लेके जाएंगे तुम्हारे बच्चों को। अच्छा। मेरे भाई को। क्या नाम था आपके भाई का? मेरा भाई का नाम तिलक। आपकी मम्मी का नाम क्या है? अनीता। कहाँ के रहने वाले हो आप? डाकपुरी। वहीं थानाधिकारी हरदयाल ने बताया कि तिलक के खिलाफ लूट का मामला दर्ज था। आरोपी को पकड़ने ASI दयाराम और अन्य पुलिसकर्मी गए थे। इस दौरान परिवार ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें दयाराम को चोटें आईं और उनकी वर्दी फट गई। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी ने बताया कि परिवार के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले की जांच चल रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को पुलिस जाब्ता अनुसंधान के लिए तथा लूट के आरोपी के तलाश हेतु गया था, जिसमें ग्राम ढाकपुरी में उसके परिजनों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिस संबंध में एक प्रकरण दर्ज किया जाकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सर, इसमें पुलिसकर्मी घायल भी हुआ बताया, ऐसा सुनने में आ रहा है।
हाँ, पुलिसकर्मी के साथ राजकार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। और वहीं कोटकासिम थाना क्षेत्र के बघाना गांव में खेत में ट्रैक्टर से हल चलाने को लेकर रिश्तेदारों में जमकर विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी, डंडों, लोहे की रॉड आदि से हमला कर दिया। इस झगड़े में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को कोटकासिम में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें करीब 10 लोग लाठी डंडे हाथ में लिए हुए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। घायल संदीप ने बताया कि उनके परिवार की 6 बीघा जमीन को लेकर 2019 से केस चल रहा था। 2022 में तहसीलदार ने कब्जा दिलवाकर पत्थरों की डोली बनवा दी थी। आरोप है कि चाचा के परिवार ने कुछ समय बाद डोली को हटा दिया। रविवार को संदीप का सैनिक भाई मनोज ट्रैक्टर लेकर खेत में गया तो वहां चाचा के बेटे जयसिंह ने गाली गलौज कर डाली। इसके बाद जयसिंह घर पहुंचा और करीब 10 लोगों के साथ लौटकर और परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में संदीप, निशा, ममता और चाची गंगा घायल हो गई। सभी घायलों का इलाज अलवर जिला अस्पताल में चल रहा है। हम खेत में जाते हैं तो वहाँ पर हमें गाली गलौज करते हैं, हमारा डोरा काट दिया और हमारी जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ये जय सिंह है, विजय है, अल्ली है और सुमित्रा है और 2-3 है इनके बच्चे। और झगड़ा जमीन विवाद है। 2019 से चल रहा है। पत्थरगड्डी प्रशासन ने करवा दिया था, तहसीलदार पटवारी और प्रशासन वहां पर जाके पत्थरगड्डी कर दिया था। उसके बाद वो उखाड़ दिया जबरदस्ती। हुए उखाड़ने के बाद फिर वहीं जोत रहे हैं। अब खेत में जाते हैं तो हमें गाली गलौज करते हैं। बीच में? हाँ, हमें खेत कौन लोग हैं? ये सारे हैं, जय सिंह, विजय, अली, परवीन, अमित। तो आज इस बात को लेकर झगड़ा हुआ? आज खेत में जोतने के लिए गए थे, इस बात पे हमें गाली गलौज करते हैं। वहाँ गुथालुमी हो गया, हमारे चिपट गए। फिर हमारे घर पे आके सारे किस चीज से हमला किया? लाठियों से, वो धारदार तलवार ले, वो धारदार हथियार ले रखे थे उन्होंने। आपका क्या नाम है? संदीप है जी। हम खेत पे लग रहे थे, हमारे देवर जमीन बांटे गए थे तो दूसरा है ना, वो भी जमीन बांटे गए। हमारे देवर को गाली गलौज दिया उन्होंने, पहले उल्टा जल्दी हो गई। फिर हम घर पे आ गए, वे पहले लाठी लेकर आए। फिर हमारे सारे कौन लोग थे कहाँ पे जो लाठी लेकर आए थे? वो सारे लोग थे। क्या क्या नाम है उनके? उनके सुमित्रा, बीरवानियों का नाम, और उनका क्या नाम है, मुकेश, जय सिंह, विजय और क्या नाम है? परवीन आदमी का नाम, और मंजीत और अल्ली। लगभग कितने लोग थे मारपीट करने वाले? कई थे, वे 3-4 घर थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने हमारे पहले लाठी मारी, बाद में फिर हमने हमने मारी। आपके कौन के लगी है? हमारे निशा के, धोड़ी के और हमारे चाची के, क्या नाम है? गंगा देवी, और हमारे संदीप के देवर है हमारे ही। उनके लगी है। हाँ, और मेरे ममता के। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? जमीन के ऊपर हुआ था, जमीन भारी थी, गाली गलौज काटी पहले उन्हें जय सिंह ने। नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम से न्याय, निवेश और विकास को नई दिशा मिलने की बात कही जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में सोमवार को इसका शुभारंभ किया। साथ ही अलवर में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। उधर जयपुर में हुए समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। साथ ही राज्य में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग और 9300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के रूप में 364 करोड़ की राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण भी किया गया। इस अवसर पर विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना का विमोचन हुआ। इसी कड़ी में जिला स्तर पर यह कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ।
यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी, एसपी सुधीर चौधरी, एडिशनल एसपी शरणम कांबले और प्रियंका रघुवंशी, एडीएम बीना महावर एवं नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में नव विधान के माध्यम से न्याय प्रणाली को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और जन हितैषी बनाने के संकल्प पर जोर दिया गया। सेना की इटाराना छावनी समेत अन्य सामरिक स्थलों की गोपनीय सूचनाएं आईएसआई को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजने के आरोप में मंगत सिंह गिरफ्तार हुआ था। उसके मोबाइल में पाकिस्तानी महिला हैंडलर के 2 नंबर मिले हैं। उसने ये नंबर ईशा शर्मा और ईशा बॉस के नाम से सेव कर रखे थे। उल्लेखनीय है कि इंटेलिजेंस और सीबीआई की टीम मंगत सिंह को अलवर लाई थी और मौका नक्शा तैयार किया था। मंगत सिंह से पूछताछ जारी है। वह मूल रूप से गोविंदगढ़ का निवासी है और अलवर में मुल्तान नगर में गुरुद्वारे के पास किराए के मकान में रहता था। वह पाकिस्तानी महिला हैंडलर के हनी ट्रैप में फंसकर एवं पैसों के लालच में सेना संबंधी और अन्य सामरिक स्थलों की संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान भेज रहा था। वहीं फोटो वीडियो भेजने के बाद डिलीट कर देता था। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि मंगत सिंह को खुद को ज्ञानी और सिद्ध पुरुष बताता था। तो कंपनी में से 1 महीना और 7 दिन हुए गए को, तो ले गए पकड़ के। सुबह जाता थी 8 बजे, शाम को 8 बजे आता थी। बच्चों के पास आके खाना पीना खा के सो जाते रहे, फिर बच्चे पकड़ लेते रहे फोन। 1 घंटा 2 घंटे बच्चे चला के, फिर बच्चे भी सो जाते रहे पकड़े। हमारे को रोटी खाना खिलाते ही बेटा खिलाता हमारा। कुछ नहीं सर, हमें तो ये पता नहीं था। वो फैक्ट्री में गए हुए थे उसके पापा, बस उनको वहां से उठा लिया उन्होंने 11 बजे। जेके लक्ष्मी। हाँ, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं बताया अभी तक। खाली बस पेपर वगैरह में देख रहे, बस न्यूज वगैरह में बस बस यही पर मतलब वो जासूस है बस। अच्छे रहते थे। 2007 में मेरी शादी हुई, 17 साल मेरी शादी को हो गए। कभी हमारे साथ उसने बुरा व्यवहार नहीं किया। बस मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, अगर वो ऐसे इंसान होते तो हम उसके साथ रहते क्यों? हम दोनों ही कमा के अपने बच्चों को पालते हैं। कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाने से पहले कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। सोमवार को ऑब्जर्वर शकील अहमद सहित पूर्व विधायक एवं पर्यवेक्षक इंद्राज गुजर अलवर पहुंचे। इस दौरान एक होटल में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बारे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की यह नीयत और नियति बनी है। पहली बार कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता की राय लेकर अलवर जिलाध्यक्ष का निर्णय किया जा रहा है। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से करीब 1 दर्जन कांग्रेस के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष की दौड़ में हैं। इनमें सावित्री नरेंद्र मीणा, राहुल पटेल, राजेंद्र व्यास, सिद्धार्थ व्यास, विश्राम गुजर, उमरदीन खान, दीनबंधु शर्मा, हिम्मत सिंह चौधरी, योगेश शर्मा और हिमांशु शर्मा आदि शामिल हैं। उधर प्रमुख नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं से बात कर पार्टी के हित में काम करने वाले को ही प्राथमिकता के साथ चुना जाएगा। सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग पार्टी के बुलाव पर यहाँ पे पधारे। और आज का आदरणीय जूली साहब ने बता दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच है कि हम कांग्रेस के संगठन को हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ करके मजबूत करें, उनकी राय के आधार पर मजबूत करें, उनकी राय के आधार पर जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन करें और उनकी राय के आधार पर ही कांग्रेस आगे कैसे बढ़े इस बारे में रोडमैप बनाने का काम। आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमें भेजा है अलवर जाने के लिए। आज सब लोगों से मिलना है। पहले ऐसा होता था कि दिल्ली से जयपुर, जयपुर से नियुक्ति हो जाती थी जिलाध्यक्षों की। राहुल गांधी जी ने सोचा कि कांग्रेस को अगर मजबूत करना है, जिला अध्यक्षों को ताकत देनी है, ब्लॉक अध्यक्षों को ताकत देनी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई गुजरात अहमदाबाद में, इसमें तय हुआ कि नए जो प्रेसिडेंट बनेंगे उसके लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर बनेंगे। स्टेट से 3 ऑब्जर्वर स्टेट से रहेंगे
और हमें कहा गया कि कम से कम 8 दिन आप अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहिए, उस डिस्ट्रिक्ट में रहिए, और खासतौर जो कार्यकर्ता को आपको मिलनी चाहिए। जो भी फैसला होगा वो कार्यकर्ताओं की भावना से होगा। हमें ये आदेश दिया गया है कि आपको 6 लोगों का पैनल भेजना है, एक नहीं 6 लोगों का हम पैनल भेजेंगे। उसमें SC/ST होंगे, बैकवर्ड होंगे, माइनॉरिटी होंगे, OBC होंगे, मेजर कम्युनिटी होंगे, अपर कास्ट होंगे। देखिए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी की सोच है कि कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष बने वो कार्यकर्ताओं से पूछ के बने। जो जिले के नेता चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं, वर्कर चाहता है, उससे पूछ के जिला अध्यक्ष बनना चाहिए। उसी कड़ी के अंदर बहुत ही सीनियर ऑब्जर्वर्स पूरे देश के अंदर उन्होंने लगाए हैं और वो ऑब्जर्वर्स जाके वहाँ सब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, पत्रकारों से भी मिलते हैं, NGO के लोगों से भी मिलते हैं, सामाजिक संगठनों से भी मिलते हैं, पदाधिकारियों से मिलते हैं, कार्यकर्ता से मिलते हैं और एक आम ओपिनियन सब लोगों से सलाह करके और फिर वो इसका आगे पैनल AICC को भेजते हैं और उसके बाद इसका चयन होता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी जी का यही है कि कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष है वो कार्यकर्ताओं से पूछ के बने, जो कार्यकर्ता चाहता है वो बने, तब ये सारी प्रक्रिया उन लोगों ने अपनाई है। अलवर जिले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाने की रायशुमारी शुरू हो गई है और इसमें सबसे अच्छी सोच पहल यह थी, जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह जी जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, कि आम जनता जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है और कार्यकर्ता जो बूथ से पंचायत से चुनकर जाता है उसकी राय ली जाए और जो वास्तव में कांग्रेस के लिए काम करता है उसका ही मनोनयन हो, चुनाव हो, उसका प्रयास शुरू किया गया है। राहुल गांधी की सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है और अलवर जिले में भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह काम शुरू किया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज यहाँ मौजूद है और कर्नाटक से यहाँ प्रभारी भी आए हुए हैं, पूर्व विधायक भी हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति से कांग्रेस के कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। सभी की सोच है कि ये एक अच्छी पहल शुरू की गई है जिससे अच्छे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का मनोनयन होगा, चुनाव होगा। मैं उदेश सिंह, ATL न्यूज़। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को अलवर में मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर विचार रखे। वहीं जयपुर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर जमकर पलटवार किया। जूली ने कहा कि प्रदेश में अब तक 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की बात अमित शाह और सरकार कर रही है, जबकि पूरे राजस्थान का बजट ही 3,80,00,000 करोड़ रुपए है। जूली ने कहा कि जनता के पैर काटकर कड़े निकाले जा रहे हैं और व्यापारियों के मर्डर हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली अलवर शहर में कटीघाटी के पास आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा किसान को खाद और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंत में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के बड़े बहुमत से जीतने का दावा किया, लेकिन बागी होकर चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने टिप्पणी नहीं की। अमित शाह जी पर्ची पे मोहर लगाना चाहते हैं कि पर्ची अच्छा काम कर रही है। हकीकत ये है कि 35 लाख करोड़ का तो दावा था और आज जो है अमित शाह जी ने कह दिया कि 7 लाख करोड़ हम धरातल पे उतार दिए, जबकि 3,80,000 करोड़ का तो राजस्थान का ही बजट है। तो यानी कि आपने लगभग दुगना वो कर दिया और 19 लाख करोड़ की तो हमारी GDP है राजस्थान की। तो जनता समझ सकती है कि ये किस प्रकार से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं अमित शाह जी से कहना चाहूँगा, आप देश के गृह मंत्री हैं, जरा कानून व्यवस्था पे ध्यान दें। कल जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, एक दिन में 4 जगह फायरिंग हुई है, मर्डर हो रहा है, सरेआम जो है व्यापारियों को गोली मारी जा रही है, आम पब्लिक के जो है पैर काट के कड़े निकाल के लेके जाए जा रहे हैं, आम पब्लिक परेशान होकर सुसाइड कर रही है। आज एक AAO परेशान होकर सुसाइड कर रहा है, उस पर कोई बात कहें। आज देश के एक सीनियर IPS ऑफिसर सुसाइड कर लेता है, चीफ जस्टिस पे जूता उछाल दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हरिओम वाल्मीकि की सरेआम पीट के हत्या कर दी जाती है, उस पर तो अमित शाह जी बोलेंगे नहीं। आज प्रदेश के हालत क्या है, डबल इंजन की बात कर रहे थे, आज क्राइम डबल से भी ट्रिपल
इस स्तर पे पहुंच गया है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तारीफ कर रहे हो, तारीफ आज राजस्थान की जनता से पूछो ना इस सरकार को कितने नंबर देते हैं, सब पता चल जाएगा। आप किसान से पूछो, खाद नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, ये हालत राजस्थान के अंदर है। युवाओं को रोजगार के नाम पे कहा, उनको रोजगार नहीं, ये हालत इनकी है। साहब और राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि जो नीचे से कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष का नाम तय करे, सब लोगों की सलाह करके, राय मशवरा करके, और उसके बाद जिला अध्यक्ष का नाम तय होना चाहिए। और ये एक प्रकार से मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं को ताकत देने का काम है, और आने वाले समय में जिला अध्यक्षों को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, ये काम है। अलवर की बात करें तो कितने नाम सामने आए हैं जिला अध्यक्ष के दावेदारी के लिए? अलवर में तो मैं समझता हूँ 30 से क्रॉस ही करेंगे, अभी तक चल ही रही है, बायोडाटा लोग दे ही रहे हैं, अभी काफ़ी नाम डिसाइड तो पहले ही हो चुका होगा ना? नहीं, पहले कोई डिसाइड नहीं है। पहले डिसाइड होता तो फिर ये सारी बातें नहीं होती। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे प्रमोद जैन भैया बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। सारे लोग, पूरी कांग्रेस जो है मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रही है। 15 तारीख को हमारा नॉमिनेशन है, हम लोग जाएंगे। और आप ऐतिहासिक रिजल्ट, क्योंकि 2 साल से इस सरकार ने जो काम किया है वो जनता के सामने, 5 साल हमारा कार्यकाल, हमारे काम जनता के सामने, 2 साल से इन्होंने जो काम किया इनका कार्यकाल वो जनता के सामने। उसको देख के, उसको तय करके जो है निर्णय करेगी जनता। ये लोग गरीबों को पेंशन तक नहीं दे पा रहे हैं, युवाओं को नौकरी के नाम पे ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, अभी तक कैंडिडेट नहीं मिल रही। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार पार्टी ने उन्हें जिला अध्यक्ष बनकर सेवा करने का श्रेष्ठ अवसर दिया है, साथ ही कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हुए आगे बढ़ाया। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राष्ट्रीय सचिव रहे मरहूम जुबेर खान भी जिला अध्यक्ष रहे हैं। अलवर में अब 3 जिले बना दिए गए हैं और अलवर जिले का अध्यक्ष 11 विधानसभाओं का होता है। मिश्रा ने बताया कि एक बार फिर से जिला अध्यक्ष के लिए उन्होंने आवेदन किया है। पार्टी ने मौका दिया तो उचित है और नहीं दिया तो पार्टी द्वारा नियुक्त जिलाध्यक्ष का पूरा सहयोग किया जाएगा। पार्टी इस बार कार्यकर्ताओं की राय और सहमति के आधार पर ही जिलाध्यक्ष नियुक्त करने जा रही है। जिलाध्यक्ष की अनुशंसा पर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निकायों के टिकट दिए जाएंगे। जिलाध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि ऐसे में कांग्रेस इन चुनाव में विजयी होगी और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। पहले जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिलाध्यक्ष रहे और उससे पहले एआईसीसी के महासचिव और केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जिलाध्यक्ष रहे। सर, अलवर वैसे तो बहुत बड़ा जिला है, 11 विधानसभाएं थी, अब थोड़ा छोटा हो गया है। आपके समय में 11 विधानसभाएं, आपको लगता है कि अलवर का जिलाध्यक्ष बहुत आगे तक जाता है? दोनों प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस का परचम लहरा रहे हैं और अलवर का जिलाध्यक्ष होना डीसीसी का अपने आप में गौरव की बात। निसंदेह अलवर जिले का जिला अध्यक्ष होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, माननीय टीकाराम जूली जी ने ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया, सभी हमारे विधायक साथियों ने। और जितना मुझसे संभव हुआ मैंने पार्टी हित में कोशिश करी कि मैं सबको संतुष्ट रखूं, सबको साथ लेके चलूं। आगे भी पार्टी अगर मौका देगी तो पार्टी की सेवा करता रहूंगा, नहीं तो मेरी पार्टी, मेरा शीर्ष नेतृत्व जिसको भी अध्यक्ष बनाएगा ईमानदारी से कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ काम करूंगा। सर, जिस तरह से टीकाराम जूली और भंवर साहब के साथ आपने काम किया, आप जिलाध्यक्ष हैं, कैसा महसूस होता है और किस तरह से आपने जब तक जिलाध्यक्ष बने उसके बाद लगातार पार्टी को मजबूत किया है? चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, हर चुनाव में पार्टी को आप बहुत आगे लेके गए और टक्कर भी दी और जीत के भी आए और मार्जिन में भी रही पार्टी। क्या देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली जी, इन सब के नेतृत्व में अलवर जिले में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें हमें जो वोट मिले, उसके मुकाबले 2023 के विधानसभा चुनाव में हमें लगभग 11.5% वोट अधिक मिले अलवर जिले में कांग्रेस पार्टी 11 विधानसभाओं में। फिर 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में अलवर जिले में, अलवर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को लगभग 12.5% वोट अधिक मिले। हमने नगर निगम में मेहनत करके
हमारा चेयरमैन यहाँ बनाया नगर परिषद में, हमने जिला प्रमुख हमारा बनाया। ये बात अलग है कि हमारे साथी बनने के बाद हमें छोड़ के चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने ईमानदारी से मेहनत करके पार्टी को मजबूत किया। ये मेरा सौभाग्य है कि सब लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया और मैंने भी कोशिश करी कि मैं सबके विश्वास पर खरा उतरूं। सर, एक दूसरा सवाल हो रहा है, आम कार्यकर्ता है जो पदाधिकारी है, गांव देहात का कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, जिलाध्यक्ष से जुड़ा हुआ है और हमेशा जिलाध्यक्ष के लिए, पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय आला कमान के लिए खड़ा रहता है, क्या कारण है? देखिए, जब आप कार्यकर्ता को सुनोगे तो कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा ही रहेगा। कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, कार्यकर्ता को चाहिए मान सम्मान। कार्यकर्ता को चाहिए वो आपके पास आए तो उसको बिठा के उसको चाय पानी पिलाओ और उसकी बात को शांति से सुन लो। कार्यकर्ता ये भी जानता है कि मेरा काम जायज हुआ तो होगा, नाजायज हुआ तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन आप उसको प्यार से दो शब्द बैठ के उससे सुन लो, उसको सांत्वना की बात कर दो और जितना संभव हो जाए आपसे अपने लेवल पर उसकी मदद कर दो, तो कार्यकर्ता आपके साथ रहेगा, कार्यकर्ता खा जाएगा। कार्यकर्ता तो पार्टी में हम लोगों से भी ज्यादा मजबूती से लगा रहता है। सर, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संगठन के चुनाव चल रहे हैं, आप जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? संगठित रहो, पार्टी को मजबूत करो। राज अगर आता है तो हर कार्यकर्ता को महसूस होता है हमारी पार्टी का राज है और उसकी चलती भी है। अब राज नहीं है तो जो हमारे कार्यकर्ता साथी है उनका शोषण भी हो रहा है, लोग उनको टॉर्चर भी कर रहे हैं, वो झेल रहे हैं। राज हमारा आ जाएगा तो उन सबके जो जायज काम है सारे होंगे और सब लोग मिलजुल कर पार्टी को चलाएंगे। अलवर के एनीबी थाना क्षेत्र में एक महिला ने पति की गुटखा खाने की आदत और आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार यहां के सेक्टर 4 निवासी राजेश कुमार सेन की 38 वर्षीय पत्नी प्रियंका ने रविवार शाम करीब 7 बजे घर का दरवाजा बंद किया। इसके बाद फांसी लगाकर जान दे दी। पति राजेश कुमार के अनुसार पत्नी अक्सर 13,000 रुपए महीने की आय में घर का खर्च नहीं चलने की बात कहती थी। साथ ही वह बार बार उसे गुटखा खाना छोड़ने या खुद से अलग होने के लिए भी कहती थी। प्रियंका के 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 6 और 9 वर्ष है। राजेश एक जनरल स्टोर पर काम करता है और उसका मूल निवास बिहार का है। राजेश ने बताया कि उसके पिता हृदय रोग से पीड़ित हैं और निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि मां दूसरे मकान पर अकेली रहती हैं। रविवार को वह बच्चों की छुट्टी होने के कारण मां के पास छोड़कर गया था और इसी दौरान पत्नी ने यह कदम उठा लिया। उधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। मेरे को कॉल आया था कि प्रियंका किवाड़ नहीं खोल रही। फिर मैं घर आया तो पड़ोसी से किवाड़ खुलवाया। भाभी जी ने कॉल किया था मेरे पास। जब किवाड़ तोड़वाया तो वो लटकी हुई थी, फांसी लगा रखी थी। फांसी लगा रखी थी। सुबह कोई बात हुई? सुबह कोई बात नहीं। बच्चों को छोड़ के मैं वहाँ मकान पे छोड़ाया था। बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे मेरे पास ही रहते हैं। छोड़ के कहाँ पे आए थे? दूसरे मकान पर माँ के पास। क्यों? दादा बोलते माँ से जाऊंगा, माँ के पास जाऊंगा, छुट्टी आ गई। अच्छा, तो कुछ उलाना देती थी कि तुम्हारे को कोई? हमेशा उलाना देती थी। क्या कहती थी? इतने पैसे मैं क्या करोगे, तुम आदमी नहीं हो, आदमी के नाम पे दब्बा हो। मैं गुटखा खाता था, गुटखा छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अलवर में भूगोड़ तिराहे के पास रतन नगर कॉलोनी की महिलाओं ने पानी की सप्लाई बंद होने से आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिया। इन महिलाओं ने हाईवे पर पत्थर और कांटेदार लकड़ियां डाल दी। इससे दोनों ओर करीब 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाइश कर रास्ता खुलवाया। इस दौरान महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। एक महिला कांस्टेबल सिविल ड्रेस में वीडियो बना रही थी, तभी एक महिला ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। वहीं जब एक पुलिसकर्मी सड़क से पत्थर हटाने लगा तो एक महिला ने उसे धक्का भी दे दिया। इसके अलावा कई महिलाएं वाहनों के आगे बैठकर नारेबाजी करने लगी। कॉलोनी की महिला मीरा देवी आदि का कहना है कि पिछले 1 साल से रतन नगर में पानी की सप्लाई ठप है। कई घरों में तो पाइपलाइन तक नहीं डाली गई है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच ने कॉलोनी के करीब 25 घरों से 3-3 हजार रुपए लेकर पानी की सप्लाई शुरू कराने का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है।
सर हमने सरपंच साहब को 3-3 हजार जमा करा दिए। उसने बोला कि तुम्हारे लाइन बिछवा देंगे, तुम्हें कनेक्शन देंगे, लेकिन वो उसने आज तक भी पानी नहीं छोड़ा उसमें और खा गया सारे पैसों को लेकर। कम से कम 20 घरों से ले लिया उन्होंने। अच्छा। और आज तक भी सुविधा नहीं दी हमें। सारे पैसे गायब। रतन नगर कोलानी में पानी नहीं आ रहा। अच्छा। हमारे यहाँ सारी कोलानी वाले सब प्यासे मर रहे, 4-5 दिन हो गया और पिसाए मर रहे। आज व्रत कर रखा है और अष्टमी माता का अभी तक जल चढ़ावा के लिए पानी नहीं है। कब तक प्यासे मरते रहेंगे? बच्चे प्यासे हैं हमारे सारे। हमारे लिए नल सब रहे कनेक्शन, हमारे साइड में पाइप नहीं डाल रखा, पाइप नहीं डाला अभी तक भी। हमारे डाला नहीं हो पा रही हमारे पास। 5-6 दिन हो गए हमारे। 3 बार लाइन उधर बाद में पुलिस ने महिलाओं की समझाइश की, साथ ही भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। अलवर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी द्वारा ट्रैफिक समस्या को लेकर होप सर्कस पर धरना दिया गया। साथ ही अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की मांग को दोहराया गया। जिला सचिव तेजपाल सैनी और शहर सचिव मनमोहन सैनी ने कहा कि शहर वर्ष भर जाम से जूझता है। इसका मुख्य कारण अतिक्रमण, आवारा पशु और स्थायी पार्किंग व्यवस्था का अभाव है। वहीं धरने पर पदम शर्मा, कालीचरण जोशी, गजराज सिंह, सुबे सिंह चौधरी, बाबूलाल गौर और कैलाश चंद सैनी आदि शामिल हुए। और वहीं एटक ने केंद्र और राज्य सरकार पर पूंजीपतियों के हित में श्रमिक विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। जिला महासचिव तेजपाल सैनी ने कहा कि सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन कर काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए हैं। साथ ही 3 माह में 144 घंटे अधिश्रम की बाध्यता लागू की है। उधर महिलाओं को रात्रिकालीन ड्यूटी की अनुमति देने को भी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए घातक बताया गया। एटक ने मांग की है कि इन संशोधनों को वापस लेकर ठेका प्रथा समाप्त की जाए। साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू किया जाए। साथ ही सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने का विरोध किया गया। वहीं नारेबाजी के साथ प्रदर्शन हुआ। जो हमारा आम सभा का कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से हमारी 3 मांगे हैं, जिन पर भी आज हम यहाँ खुला विचार करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे और शहर प्रशासन से भी मांग करेंगे। उसमें जो सबसे पहली हमारी जो बात है, लक्ष्मणगढ़ में जो हमारे एक महिला परिचालक है उसके साथ जो मारपीट की गई है उसके संदर्भ में है। तो उसमें क्या है कि अभी हमने पहले तो लक्ष्मणगढ़ में ही बातचीत की थी उनसे, भाई गिरफ्तार कीजिए इनको, आरोपियों को, परंतु गिरफ्तार नहीं हो पाए। उसके बाद में हम एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब को ज्ञापन वगैरह दिया था सामूहिक रूप से। तो उसके बाद में उन्होंने जो निर्देश दिए उसकी भी पालना आज तक नहीं हो रही है। फिर डायरेक्ट अभी वहाँ के जो डीएसपी साहब है उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए। तो 2-3 दिन का टाइम भी पूरा हो गया, परंतु अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो हमारा मांग है कि अगर हमारे चालक परिचालकों के साथ में इस प्रकार से आम जनता अगर मारपीट अरे बंद जी दोबारा, तो वो उन्होंने भी अभी तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इस संबंध में कर्मचारियों में आक्रोश है। अगर इस तरह से हमारे चालक परिचालकों को आम जनता अगर मारपीट करती रही, अपराधी मारपीट करते रहे, उनको अरेस्ट अगर नहीं किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो ये दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी मांग ये है कि जो सरकार ने अभी कारखाना अधिनियम 1948 में जो संशोधन किए हैं, जिसमें कर्मचारियों की 12 घंटे की ड्यूटी और ओवर टाइम की भी अवधि उन्होंने बढ़ा दी गई है, तो उस संदर्भ में भी हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं की भी जो ड्यूटी है रात्रि पारी में उन्होंने अनुमति दे दी है। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की वो कारखानाओं में अपने रात की ड्यूटी कर सकती है। तो उसका भी हमारा कड़ा विरोध है। जबकि जो भी हमारे जो श्रम कानून है, जो संविधान के कानून है, उसके हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कानून बने हुए हैं, श्रम कानून जो बने हुए हैं, जिसपे कि आम पूंजीपतियों की भी सहमति है और ट्रेड यूनियन की भी सहमति है, तो उसके हिसाब से भी वो लागू नहीं होना चाहिए। और मानवाधिकार जो है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, उसके भी हिसाब से भी ये ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अनेक बीमारियों से उनको गुजरना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम उसका विरोध कर रहे हैं। तीसरा है कि अभी ओपीएस का जो मामला अभी सरकार ने 9 तारीख को ही आदेश जारी किए हैं, उस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन्होंने भी अभी पिछली सरकार के टाइम में जो ओपीएस जो लिया है, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, उन कर्मचारियों को
और जो पेमेंट उन्होंने जमा कराया है वो विद ब्याज के उनको पेमेंट लौटाया जाए और उनको वापस पुनः एनपीएस, ईपीएस और सीपीएफ की योजनाओं में वापस किया जाए। उसके लिए सरकार को अनुमोदन लेना पड़ेगा। उधर कर्मचारी लेखराम ने बताया कि एक परिचालक के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिस पर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। ऐसे में आंदोलन किया जाएगा। हमारे पिछले महीने की 12 तारीख को हमारे महिला परिचालक के साथ लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड पर मारपीट हो गई थी। तो उसमें 13 तारीख को एफआईआर होने के बाद आज दिनांक तक किसी प्रकार की आरोपियों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, न कोई कार्रवाई हुई है। जबकि हम एसपी साहब से मिल लिए हैं, डीवाईएसपी साहब से मिल लिए हैं, आज तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई उसमें नहीं हुई। अब हमारा कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने का प्रोग्राम है, इसमें मांग करेंगे गिरफ्तारी की जाए। तो हम यदि गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई कानून कार्रवाई नहीं होती है आरोपियों के खिलाफ, तो हम अलवर डिपो का सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ मार्ग बंद करेंगे, उसकी अनुमति लेने। फिर भी यदि नहीं होती है कार्रवाई तो अलवर डिपो के संपूर्ण संचालन को बंद किया जाएगा। हमारे महिला परिचालक के साथ जो निंदनीय घटना हुई है मारपीट की, उसमें सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी सभी एकजुट हैं और इसमें मांग करते हैं हमें न्याय मिले, हमारे कर्मचारी को तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी। नौगावा थाना क्षेत्र के ग्राम भुजाका में 7 वर्षीय बालिका को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी जान चली गई। जानकारी के अनुसार अलसीका नाम की बालिका अपने घर के पास मुर्गियां रखने वाले स्थान पर खेल रही थी। इसी दौरान वहां मौजूद सांप ने अचानक बालिका को काट लिया। अलवर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नौगावा थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये गांव बूजा का पड़ता है, इलाका थाना नौगावा। तो वहाँ एक ओखली नाम का व्यक्ति है जिनकी ये 7 साल की बच्ची है। ये ओखली नाम का व्यक्ति है जो कल शाम को ये खेतों पे चला गया था करीब 5-6 बजे, बता रहे हैं। पीछे इनकी पत्नी व कुछ 2-3 छोटे बच्चे थे घर पे। तो अक्सर करके गाँव में जो ये मुर्गे पाले जाते हैं, इनको बंद करने की जगह को एक मेवाती भाषा में तबना बोलते हैं। उसमें कोई सर्प बैठा था, वहाँ बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते वो सर्प बच्ची को खा गया। इलाज के लिए यहाँ लाए थे सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ पहुँचे लेकर के, तब तक डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अलवर के ग्राम नगला रायसीस में रविवार को खेत में काम कर रहे एक किसान की जहरीली दवा के असर से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 35 वर्षीय आलम प्याज के खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान यहां रखी प्याज में डालने वाली दवा फैल गई और इसकी जहरीली गैस आलम के दिमाग में चढ़ गई। वह खेत में ही अचेत होकर गिर पड़ा। इसके बाद परिजन रविवार शाम को उसे अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पूरी रात इलाज चला, लेकिन सोमवार तड़के करीब 4 बजे आलम ने दम तोड़ दिया। परिजन मुश्ताक के अनुसार आलम खेतीबाड़ी के साथ ट्रक बॉडी मिस्त्री का काम भी करता था। वे 5 भाई हैं और उसकी एक बेटी भी है। ये मामला कुछ नहीं है, ये खेत में काम कर रहा था और खेत में दवा लगा रहा था प्याज में। प्याज की जो दवा थी वो चढ़ने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ये कल 4 बजे भर्ती किया था और सुबह 4 बजे इसका एक्सपायर हो गया। रात भर इसका इलाज चला? हाँ, रात भर इसका इलाज चला अपनी गांधी जी। नाम क्या है इसका? आलम नाम है इसका, पिता का नाम सुमाना, 35 साल की उम्र। खेतीबाड़ी करता था? हाँ, खेतीबाड़ी करता था, बाकी ट्रक बॉडी का मिस्त्री था। हाँ। कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए जिले में अभियान जारी है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उमरैन बस स्टैंड स्थित शिव डेयरी से घी का नमूना लिया गया है। साथ ही करीब 50 किलोग्राम घी को मिलावट की आशंका पर जब्त कर लिया गया। इसके अलावा शालू डेयरी से भी घी का नमूना जांच के लिए लिया गया है। इन दोनों डेयरियों के नमूने पूर्व में भी अमानक पाए जा चुके हैं। इसी तरह खुशालगढ़ तिराहा स्थित कान्हा डेयरी से घी और भरतरी तिराहे स्थित रामधन स्वीट्स एवं दीवान चंद स्वीट्स होम से मावा का नमूना लिया गया। साथ ही करीब 30 किलोग्राम पुरानी दूषित मिठाई को नष्ट कराया गया है। इसी तरह थानागाजी में जोधपुर मिष्ठान भंडार से कलाकंद और रामदेव रसगुल्ला भंडार से रसगुल्ले का सैंपल लिया गया। वहीं नयाबास चौराहा स्थित नरेश मिष्ठान भंडार से कलाकंद और मनुमार्ग पर मधुरम रेस्टोरेंट से काजू कतली एवं आटे के लड्डू के सैंपल लिए गए हैं। दीपावली के त्योहार पर जिले में यह अभियान 19 अक्टूबर तक लगातार जारी रहेगा। आम जन से खाद्य पदार्थ ताजा स्थिति में ही खरीदने और मिलावट की आशंका पर सीएमएचओ कार्यालय में सूचना देने की अपील की गई है।
इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, अशोक लखेरा, जयसिंह यादव और विश्व बंधु गुप्ता उपस्थित रहे। अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर बाजारों में लाइटिंग की जाएगी। इनमें होप सर्कस, घंटाघर, बजाजा बाजार, अशोक सर्किल, बिजली घर का चौराहा, भगत सिंह सर्किल और रोड नंबर 2 शामिल हैं। साथ ही व्यापारियों द्वारा स्वागत द्वार भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्य चौराहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। यह जानकारी जिलाध्यक्ष रमेश जुनेजा ने प्रदान की। इस बार अलवर शहर के अंदर बहुत शानदार सजावट की जा रही है और वर्षों से ज़्यादा अच्छी की जा रही है। आप देखेंगे धनतेरस को जिस दिन लाइट चालू होगी, विशेष तौर से रंग बिरंगी लाइटें आपको मिलेंगी। साथ ही घंटा घर पर भी इस बार विशेष तौर से सजाया जाएगा। रोड नंबर 2 पे भी इस बार अलग हटके लाइटिंग है। नंगली सर्किल है, बिजली का सर्किल है, ये सारे सेल्फी पॉइंट बनेंगे। और हमारी पूरी टीम जो दीपावली के संयोजक बनाए गए हैं उनमें महेश सेठी जी हैं, अनिल खंडेलवाल जी हैं, अतुल शर्मा जी हैं, बिहारी पारा सर जी हैं और गोपाल जायसवाल जी हैं। इसके साथ साथ हमारे महामंत्री मुकेश विजय जी हैं, मनोज विजय जी हैं, अखिलेश गर्ग जी हैं और अरविंद खंडेलवाल, भोलू भाई साड़ी वाला हैं, सतीश बांडा जी हैं। सभी लोग जो हैं मिलकर के एक टीम जो बनाई है, सभी मिलकर के बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटा इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। पूरा 1 महीना लगता है इस कार्यक्रम को बनाने के लिए। जगह जगह स्वागत द्वार भी लगाए जाते हैं। पूरे शहर के अंदर लाइटिंग की जाती है। सभी चौराहों को सजाया जाता है। शहर के अंदर जो चौराहे हैं, सभी शहर के जो प्रमुख मार्ग हैं, इन पर सब में लाइटिंग की जाती है। इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि क्यों लगाई जा रही है, इसके कारण या सिंपल लाइट लगाई जाएगी? देखिए, तिरंगा लाइट का कारण कुछ नहीं है। हमारा भारत देश का जो झंडा है वो तिरंगा है। उसकी शान और मान के लिए हमारा हर देश का नागरिक झंडे को गौरव से उठा के रखता है। तो हमने चाहा था कि इस थीम को भी थोड़ा सा चेंज कर दें तो एक अच्छा मैसेज जाएगा शहर का। इसमें अभी अपने शहर में देखिए, स्वागत द्वार काफ़ी हैं, जगह जगह बनाए गए हैं। सभी भामाशाह हैं जिनके सहयोग से स्वागत द्वार बनाए गए हैं और स्वागत द्वार में एक मैसेज दिया गया है कि सभी को दीपावली की शुभकामनाएं हैं। और उसके साथ साथ जो मैसेज दिया गया है, अलवर को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ग्रीन बनाने के लिए दिया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा स्वागत द्वार के ऊपर अलवर को स्वच्छ रखना हमारा खुद का कर्तव्य बनता है। आम नागरिक धीरे धीरे जुड़ रहा है और वो चाहता है कि अलवर जितना सुंदर जभी लगेगा जब वो स्वच्छ रहेगा। साथ में हमने ये संदेश भी दिया है कि 1 पेड़ माँ के नाम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की वो है योजना, तो वो भी इसमें स्वागत द्वार पे लिखा हुआ है। और आपने देखा इस वर्ष शहर के अंदर बहुत सारे पेड़ भी लगे हैं और आदमी हर शहर से, व्यापारी के साथ साथ जो है हर कॉलोनियों में जागरूक हुआ है। उन्होंने अपने घरों के आगे पौधे लगा रहे, पेड़ लगा रहे हैं। आदर्श वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े मूक, बधिर एवं मंद बुद्धि बच्चों द्वारा दीपावली नजदीक आते ही मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें पेंटिंग कर सजाया जा रहा है। संस्थान की प्रतिनिधि पायल शर्मा ने बताया कि उनके फाउंडेशन द्वारा पिछले 2 सालों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं दिव्यांग होने के बावजूद यह बच्चे प्रतिभा के धनी हैं। उनके द्वारा बनाए गए दीपक इसका उदाहरण है। अपना स्पेशल बच्चों का स्कूल है, आदर्श सोशल वेलफेयर फाउंडेशन है अपना, उदलपुरी 200 फुट पे है अपना स्कूल। इसमें 15-16 बच्चे हैं। बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, एजुकेशन भी साथ में। अभी बच्चों का दीपावली पे दिए बनाना, पोत सजवाना बच्चों को दिया जा रहा है। बाकी साथ में जैसे रंगोली भी बनवाना लेते हैं हम बच्चों को होली पे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे दीपावली पे दिए की डेकोरेशन हो रही है, जो बच्चे दिए कर रहे हैं हमारे बच्चे। किस तरह के बच्चे हैं यहाँ पे? अपने स्पेशल बच्चे हैं, मंदबुद्धि वाले भी हैं, HI बच्चे भी हैं, जो बच्चे सुनते बोलते नहीं है, ऑटिज्म बच्चे भी हैं अपने पास।
बच्चों की। और जो इस सीपी बच्चे होते हैं, सीपी बच्चे भी है अपने पास। जैसे दीपक है मेरे पास जो सीपी बच्चा है, धैर्य है वो ऑटिज्म बच्चा है। बाकी माइल्ड कैटेगरी के भी बच्चे हैं मेरे पास, जैसे सचिन रिया, कुणाल रिया, रोहित रिया। ये कहाँ के बच्चे हैं? और ये सर अपने खुदनपुरी के हैं, दिवाकरी के बच्चे हैं, स्टेशन रोड के बच्चे हैं, एनईबी के हैं, 7 फुट की तरफ के बच्चे हैं अपने पास। कितने दिन से फाउंडेशन चल रही है और स्टार्टिंग कितने बच्चों से करी थी आपने? सर अपने 2 साल हो चुके हैं अपने स्कूल को। मैंने शुरू में 1 बच्चे गौरव से स्टार्टिंग करी थी, उसके बाद मेरे पास 2 बच्चे, फिर 3 बच्चे, फिर 5 बच्चे हुए हैं, उसके बाद 8 बच्चे, आज मेरे पास 16 बच्चे हैं मेरे स्कूल में। कितने बच्चों को मतलब वहाँ पे स्टाफ कितने का है? मेरे सर 2 स्टाफ है, मनमोहन सर हैं वो यहाँ के प्रिंसिपल है, और शिवानी मैडम है वो स्पेशल टीचर HI से। अलवर जिले में बिजली चोरी पर अंकुश लगाना विद्युत निगम के लिए चुनौती बना हुआ है। इस संबंध में विद्युत निगम मुख्यालय ने अलवर जिले में 15% से कम बिजली छीजत करने के लक्ष्य दिए हैं। अलवर सर्कल के अधीक्षण अभियंता RS बंसल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलवर जिले में गुणवत्तापूर्ण बिजली सप्लाई को प्राथमिकता है, साथ ही बिजली चोरी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमने यहाँ ज्वाइन किया है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी ये रहेगी कि लोगों को अच्छी विद्युत सप्लाई मिल सके, और विद्युत सप्लाई में ट्रिपिंग जो है वो उसमें कमी आए, और जो भी पेंडिंग लंबित कनेक्शन है लोगों के उसको अपन प्राथमिकता पे जारी किए जा सके, और लोगों की जो भी वोल्टेज समस्या है, ग्रीवेंसेज है, उसमें भी अपन तंत्र सुधार के लिए स्कीमें बना के उन पर कार्रवाई करेंगे। और बाकी एक कृषि क्षेत्र में अपने जो तंत्र सुधार में जो अपने RDSS में जो काम किए जा रहे हैं उनको प्रायोरिटी पे जल्दी काम करा सके, जिससे कि लोगों के जो ओवर लोडिंग की समस्या है, या जिनमें अपने नए GSS और नई लाइनें जो ओवरलोड है उनको टुकड़ों में करके, तो उनको जो रात में बिजली का है उसको दिन में देने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। बिजली छीजत का है अपना जो है अपने को 15% से नीचे लाने का टारगेट है, और उसको कम करने के लिए उसमें 2 तरह से है। तो अपने टेक्निकल लॉसेज जो फीडर ओवरलोड है उनको अपन टुकड़ों में करके उसमें भी छीजत में कमी आएगी, और दूसरे कॉमर्शियल लोड है अपने उसमें अपन लोगों को जहां विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। अलवर कृषि उपज मंडी में कपास और बाजरे की आवक जारी है। ये कपास विदेश तक निर्यात किया जाता है, वहीं स्थानीय बाजरा हरियाणा, यूपी और पंजाब तक जाता है। बाजरे का उपयोग मुर्गी फार्म पर होता है। वर्तमान में कपास 7500 से लेकर 7800 रुपए प्रति क्विंटल बना हुआ है, जबकि बाजरे का भाव 2200 से लेकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल है। व्यापारी नेता सत्य विजय गुप्ता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। सर, कपास की और बाजरे की कितनी आवक हो रही है, क्या भाव है, क्या जानकारी? कपास की लगभग करीब 800-1000 फुट के लगभग कपास की आमद है। बीच में करीब ये 3000 फुट के लगभग थी, लेकिन क्या कि हल्की क्वालिटी की कपास भी आ रही है, उसको खरीदार थोड़े कमज़ोर हैं। बाकी बढ़िया कपास का भाव हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा बिक रहा है, 7500 से 7800 तक बिक रहा है माल। इसके अलावा सर बाजरे की कितनी आवक है, क्या भाव है? बाजरे की करीब 3-4 हज़ार कट्टे के करीब आवक है, और बाजरा 2025-30 बिक रहा है। ऊपर में 2400 बिक रहा है, जो खाद के लिए अच्छा होता है। सर बाजरा कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है, कहाँ क्या डिमांड है इसकी? बढ़िया बाजरा गुजरात भी जा रहा है, और पश्चिमी राजस्थान में भी बाजरा जा रहा है। बाकी कैटल फीड बाजरा जो है वो हरियाणा, पंजाब मुर्गी दाने में जा रहा है। सर कपास का कहाँ खपत है? कपास लोकल कपास मिल है, जो बहरोड है, खैरतल है, अलवर है, इस तरह जा रही है जो मिल है। हाँ जी। सर विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है क्या? विदेशों में होता है, लेकिन हमारे यहाँ से कल पहले कपास जाता है मिलों में, वहाँ से बिनोला और रुई अलग की जाती है। उस प्रोसेसिंग के बाद रुई को एक्सपोर्ट किया, रुई के धागे बनते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट होता है। कुछ रुई भी एक्सपोर्ट हो सकती है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष और पुरुषार्थी समाज के नेता सुदेश खामरा के अनुसार बख्तल की चौकी पर हुआ हत्याकांड बेहद दुखद है। यहाँ समुदाय विशेष के लोगों ने प्लानिंग के तहत पुरुषार्थी समाज के व्यक्ति की हत्या की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खामरा ने कहा कि अधिकांश अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है,
इसी प्रकार राजस्थान में भी एक्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि करण मल्होत्रा हत्याकांड में कानून अपना काम कर रहा है और गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। सर, राजस्थान में भजनलाल सरकार का शासन है, कानून व्यवस्था की जो हालत है, आपने देखा हाल ही में जिस तरह से बख्तक चौकी पर जिस तरह से युवक की हत्या की गई, हिंदू समाज में पूरे जिले में आक्रोश है। आप पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखो जी, असमाजी तत्वों ने जो घटना करी है, नाम बोल के उन्होंने करा है, ऐसा मेरा मानना है। वहाँ जो लोग मैं गया था वहाँ देखने, मौके पहुँचे थे, लेकिन जो असमाजी तत्वों ने एक साजिश रच के हत्या करी है, इस तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं सहन करेगा, चाहे कोई सा समाज के लोग हों। इस तरह की जो घटना करते हैं, निर्दोष आदमियों पे हत्या करके भय बनाना पड़ा, लेकिन चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई और हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी सहन नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक तौर पर पार्टी अच्छी पार्टी है। और हमारे भजनलाल की सरकार में आपने देखा, योगी राज में भी यूपी में जो होता था वहाँ खत्म हुआ, लेकिन राजस्थान में अभी सरकार बनी है, भजनलाल सरकार अच्छे काम कर रही है। लेकिन इस तरह की जो हत्या कर रहे हैं, इन ऐसे सामाजिक तत्वों को यहाँ कोई जगह नहीं है, यहाँ चले जाना चाहिए इनको। और अगर रहते हैं तो इनके साथ ऐसा होगा, जिंदगी में याद करेंगे इस तरह की घटना जो कर रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से इनसे दोबारा कहना चाहता हूँ पुनः कि इन लोगों ने जिस तरह हत्या करी है, पूरे जिले में पुरुषार्थी समाज का रोष है, और इन लोगों को हम इस तरह की हरकतें नहीं सहन करेंगे। इन लोगों को चेतावनी देता हूं कि आप लोगों को जिस तरह हरकतें कर रहे हो, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, आपको यहाँ देखने में मिलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो अच्छे लोग हैं, लेकिन गंदे लोगों को साथ इनको नहीं छोड़ेगी, जो कांग्रेस के विचारधारा से अब तक इन घटना करते आए। आपने देखा राजस्थान में गहलोत सरकार में जो कन्हैयालाल के साथ हत्या हुई थी, उससे बढ़ के ये घटना है, लेकिन इसको बर्दाश्त हम कतई नहीं करेंगे लोगों के साथ। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कोई भी करता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति हो, अगर इस तरह से गुंडागर्दी करेगा, हत्या करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? इसको कांग्रेस, बीजेपी या हिंदू मुस्लिम नहीं देखकर अपराधी की दृष्टिकोण से देखना चाहिए? मैं अपराधियों के लिए कह रहा हूँ, इनकी कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई धर्म नहीं होता इनके लिए। इन लोगों को तो सिर्फ अपना गुंडागर्दी करनी है, और चाहे जाति से मैं कोई मतलब नहीं, कोई सी जाति का हो, गुंडागर्दी जो राजस्थान में करेगा उसके बहुत जल्दी दिन आने वाले हैं, ये सोच के चलें। अभी तो कह रहे हैं, आज मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि उनके दुकानें तोड़ी है। मैं कहूँ उनके मकाने भी तोड़ देने चाहिए, खत्म करने चाहिए उनको। कहाँ हैं वो लोग, कहाँ छिपे पड़े हैं? ऐसी हत्या जो मिल के ग्रुप में करते हैं, एक आदमी के ऊपर इस तरह हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को कहीं बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी नीति सही रखती है, और भारतीय जनता पार्टी सब लोगों का साथ देती है, सबका विकास, सबका साथ। मोदी जी ने कहा, कभी भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम ये लोग तो कांग्रेस के लोग बनाते हैं। उसने हमेशा मोदी जी ने ये कहा कि 140 करोड़ के लिए कभी भी ऐसा नहीं करा। ये लोग जो नीचे लोग बैठे हैं, ये लोग बनाकर चलते हैं कि भाई जाति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी जाति के ऊपर नहीं बोलती। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग जैसे चाहे कोई सी मजहब के हो, इनको यहाँ से चला जाना चाहिए, नहीं तो इनकी नेता इनके साथ जो काम होगा बाद में ये लोग पार्टी पॉलिटिक्स की बात करेंगे। राजर्षि अभय समाज में महाराज भर्तृ नाटक के दौरान रविवार रात्रि अनेक प्रसंग मंचित हुए। इसमें दर्शाया गया कि किस तरह क्रूर सिंह ने मंदसौर के मल्ल को हराकर उज्जैनी की इज्जत बचाई। साथ ही महारानी पिंगला क्रूर सिंह की ओर आकर्षित हुई। साथ ही महाराजा भर्तृ द्वारा पिंगला को दिया गया अमर फल उसने अपने प्रेमी क्रूर सिंह को दे दिया, लेकिन यह भेद खुल गया और राजा भर्तृ आहत होकर वैराग्य की ओर मुड़ गए। साथ ही राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के पास दीक्षा लेने पहुंचे। अलवर के राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर वर्ष 1958 से महान सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक नाटक महाराजा भर्तृ अपनी लोकप्रियता का झंडा फहरा रहा है। इसमें कई किरदार ऐसे हैं जो अपने अभिनय से भूमिका को जीवंत बना देते हैं।
इन्हीं में शामिल है लोकेश मिश्रा, जो महाराजा भर्तृ के प्रधान सचिव विद्यासागर एवं राज पुरोहित की भूमिका पिछले 10 सालों से निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाराज से योगी राज बने भर्तृ 8वें चिरंजीवी हैं जो अमरत्व प्राप्त हैं। साथ ही आज भी अपना आशीर्वाद जनमानस पर रखे हुए हैं। उनसे जुड़े नाटक में यह भूमिका निभाना बेमिसाल अनुभव है। एक ऐसा अद्भुत अनुपम मंच है जहाँ 110 वर्ष से तो रामलीला हो रही है और सन 1958 से योगी राज बाबा भर्तृ जी का नाटक हो रहा है। मैं भी पिछले 10 वर्षों से यहाँ बाबा की सेवा में आ रहा हूँ। हमारे यहाँ जो 7 चिरंजीवी बताए गए हैं उसी में 8वें योगी राज बाबा भर्तृ हैं, क्योंकि इनको भी अमर फल मिलने के बाद आज तक अमर हैं और वो हमारी कामना लेकर जाते हैं, वो कामनाएँ पूरी होती हैं। ये हमारे लोक देवता हैं। ऐसे उज्जैनाधिपति महाराज का वैराग्य से योगी राज बनना कि पूरे जीवन चरित्र को यहाँ अभय समाज के रंगमंच पर प्रतिदिन जीवंत किया जाता है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ पर इसका अभिनय करना, सेवा करना जो बाबा की कृपा होती है वही कर पाते हैं। मैं भी यहाँ पिछले 10 वर्ष से राज पुरोहित और भर्तृ जी के प्रधान सचिव विद्यासागर का अभिनय करता हूँ। बड़ा आनंद आता है। रात भर कब निकल जाती है पता नहीं चलता। दिन भर वही दिनचर्या के सारे काम करते हैं, फिर भी कोई प्रभावित नहीं होते। इससे साफ जाहिर होता है कि बाबा की साक्षात कृपा है और ये कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। उधर इस नाटक में सेठ मायादास का भी अहम किरदार है। यह रोल किशनगढ़ बास निवासी विजेंद्र यादव अदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह भूमिका निभाकर उन्हें बेहद खुशी है, साथ ही मानसिक शांति का एहसास होता है। मैं गजेंद्र यादव किशनगढ़ का रहने वाला हूँ और भर्तृ बाबा के इस नाटक में सेठ मायादास का रोल अदा कर रहा हूँ। पिछले 6-7 सालों से यहाँ पर अभिनय कर रहा हूँ और यहाँ नाटक में अभिनय करके बड़ा अच्छा लगता है। मन में एक असीम शांति मिलती है कि बाबा के इस लीला में अभिनय कर रहे हैं। यहाँ अभिनय करने रात को अभिनय करते हैं, सुबह थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, लेकिन बाबा भर्तृ की कृपा से सारे कार्य सही हो जाते हैं। इसी प्रकार ये भगवान से बाबा भर्तृ से निवेदन करते हैं कि वो अपने इस लीला में हमारा अभिनय हमेशा लेते रहें और हम हमेशा इसमें अभिनय करते रहें। गौरतलब है कि अभय समाज के विशाल रंगमंच पर यह नाटक 18 अक्टूबर तक मंचित किया जाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भिवाड़ी पुलिस का बड़ा साइबर ऑपरेशन सामने आया है। वहीं 183 मामलों में 122 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। जयपुर रेंज के IG और पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देशन में भिवाड़ी की साइबर क्राइम थाना टीम ने यह कार्रवाई की है। विभिन्न व्यक्तियों और फर्मों के बैंक खाते कमीशन पर साइबर ठगों को बेचने वाले आरोपी बागपत UP के मूल निवासी अंकित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वह फिलहाल दिल्ली रहता है। आरोपी के कब्जे से 38 बैंक खातों की चेकबुक, 4 पासबुक, 20 ATM कार्ड सहित 2.5 लाख नगद बरामद किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि इन खातों का उपयोग देश भर के विभिन्न राज्यों में 1930 NCRP पोर्टल पर दर्ज 183 साइबर ठगी शिकायतों में किया गया था। इनमें अब तक 122 करोड़ 21 लाख 59 हजार रुपए की ठगी को अंजाम दिया जा चुका है। इससे पहले इसी नेटवर्क से जुड़े 2 आरोपी राशिद और अजमत को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू और वृत्ताधिकारी जयसिंह RPS के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। इस पूरे अभियान में कांस्टेबल आशीष, संदीप, मुकेश, रजत शर्मा और मंजीत की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। नहीं, अभी ये जिस तरह का हमने आपको बताया कि ये पूरी लेयर्स बनी हुई हैं इसमें। जैसे इसमें जो अभी तक हमें समझ में आया है कि ये व्यक्ति आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 3rd लेयर में हो गया। पहला तो वो हो गया जो अकाउंट होल्डर होता है, उसके बाद सेकंड वो होते हैं जो विभिन्न एरिया से अकाउंट लाकर इसको देते थे। ये व्यक्ति आगे जाकर अकाउंट्स किसी एक पर्टिकुलर जो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है उनको प्रोवाइड करता था। फिर वो आगे जाके जो बेनिफिशियरी है इस पूरे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का उनको प्रोवाइड करते थे। इसका बीच में कमीशन इसका खुद का होता था। भाखेड़ा ग्राम पंचायत भवन के पीछे वन विभाग की जमीन पर शमशान घाट है और ऊपर मंदिर है, लेकिन इसका रास्ता अब बंद किया जा रहा है। यहाँ भाखेड़ा नई बस्ती, आडा नाला और लोहिया फार्म का रास्ता भी है। गौरतलब है कि मंदिर में भंडारे होते हैं और यहाँ शमशान घाट भी है, लेकिन वन कर्मी दीवार बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के निवासी राजेश और योगेश सैनी ने बताया कि अंदर क्रैशर का रास्ता भी है। इसके अलावा पंचायत समिति ने 30 साल पहले से रास्ता छोड़ा हुआ है। इसके बावजूद इसे बंद करने से भारी परेशानी खड़ी हो जाएगी। दीपावली से पहले घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चे भी इस कार्य में बड़ों का सहयोग कर रहे हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में इसके चलते रंग रोगन और अन्य संबंधित सामान की बिक्री तेजी से हो रही है। प्रत्येक वर्ग के लोग दीपावली से पहले घर को सजाने संवारने में व्यस्त हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम निठारी पिनानिया का बास में श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा निकाली गई। सभी ग्रामवासियों ने द्वार पर रंगोली बनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उधर आचार्य नवीन शास्त्री ने विधिवत गणेश पूजन करवाकर कलश यात्रा की शुरुआत की, जबकि कथावाचक पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने भी श्री शुकदेव मुनि का पूजन किया। इसके अलावा परीक्षित गजेंद्र सिंह ने अपने सिर पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को धारण किया। कलश यात्रा में राधा कृष्ण और शिव पार्वती की झांकी शामिल थी। भागवत कथा का आयोजन 12 से 19 अक्टूबर तक किया जाएगा। अलवर जिला शतरंज संघ की ओर से 2 दिवसीय स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस दौरान सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर के गुप्ता रहे। उनके साथ ही अमित गोयल और कैलाश चंद का स्वागत हर्षवर्धन और हरिओम अरुण जोशी ने किया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर यह खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। वहीं विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए। दीपावली को देखते हुए उमरैण विद्युत निगम द्वारा रखरखाव का काम जारी है। ऐसे में तारों से उलझती पेड़ों की टहनियों को काटा जा रहा है। सभी विद्युत फीडरों पर यह कार्य जारी है। निगम के अधिकारी कमलेश शर्मा ने बताया कि दीपावली पर बिजली से संबंधित कोई समस्या ना हो, इस उद्देश्य से रखरखाव किया जा रहा है। दीपावली को देखते हुए हमारे पूरे फीडर इंचार्जों को हमने जो मेंटेनेंस के लिए लगा रखा है। पूरी टीमें, हमारी 5 टीमें तो गाड़ी से ही काम कर रही है। बाकी हमारे फीडर इंचार्ज हैं 30 के करीब, वो पूरे लाइनों की ट्री कटिंग और तारों को जोड़ना, इंसुलेटर चेंज करना, डिस्क बदलना, ये सभी काम कर रहे हैं। हाल ही में लागू किए गए 3 नए कानूनों के बारे में जानकारी देने और जागरूकता के उद्देश्य से हुए कार्यक्रम का अकबरपुर थाने में भी प्रसारण हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सोमवार को जयपुर में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान राजस्थान के सभी थाना क्षेत्रों में LED स्क्रीन लगाकर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि यह पहल ग्रामीणों में कानूनी जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जयपुर में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर के CLG सदस्य और थाना मित्रों को आमंत्रित किया गया था। ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना की और नए कानूनों को समझने में रुचि दिखाई। आज माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार अपने राज्य के दौरा पे हैं। राज्य में जो देश के नए कानून बने हैं, वो राज्य में प्रसारण के लिए जो कार्रवाई की गई है, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसके संबंध में प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में बताया कि नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में अधिकतर जानकारी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से ही जानकारी दी गई है कि गवाह की तामील इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से होगी, कोर्ट में बयान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से होंगे। कोई गवाह को अपने नजदीकी DJ कोर्ट में जाके अपने साक्ष्य देने के लिए रखा गया है। और वहीं रामगढ़ थाने से CLG के सदस्यों का एक दल जयपुर के लिए रवाना हुआ। यह कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुआ, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा संबोधित किया गया। इसका प्रसारण लाइव भी दिखाया गया। थाना प्रभारी विजेंद्र कुमार के अनुसार नव विधान को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। परिसर में बाबूलाल जांगिड़, पूर्व बार अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा, अविनाश यादव और संदीप यादव आदि उपस्थित रहे। यही है कि जो नए कानून लागू हुए हैं, इनके संबंध में लोगों में भी जागरूकता हो और जो नए प्रावधान हैं और जो पीड़ित केंद्रित व्यवस्था और जो नए प्रावधान किए गए हैं, उनके संबंध में जागरूकता आम आदमी में हो, जिससे वे इनसे लाभान्वित हो सके। सरिस्का बाग परियोजना का नाम परिवर्तन कर भर्तरी अभ्यारण्य रखवाने के लिए ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में भर्तरी धाम परिसर में बैठक के बाद ध्वजा लेकर सरिस्का कूच किया गया। साथ ही सरिस्का तिराहे पर नए नाम का ध्वज लगाकर आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। उधर खुशालगढ़, माधोगढ़ और भर्तरी के बाजार बंद रहे। आंदोलन से जुड़े अनूप दायमा और जयप्रकाश ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज आम सभा हुई, जिसमें वक्ताओं ने अपनी बात को रखा और सरकार को आगाह किया कि भर्तरी के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी वो बहुत ही घातक होगी। हमारी आस्थाओं के साथ भी कोई भी आप कार्य ना करें। हम उनको स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भर्तरी बाबा का नाम हम साझा नहीं करेंगे। यहाँ के ग्रामीणों की पुरानी मांग है कि भर्तरी अभ्यारण्य की, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर झंडा लेके जा रहे हैं और वहाँ पर सरिस्का के गेट पर भर्तरी अभ्यारण्य का झंडा गाड़कर सरकार को साफ संदेश दे देंगे कि भर्तरी अभ्यारण्य होगा। आगे की रणनीति हमारी वो सिर्फ वहीं पर अपने सभा स्थल पर ही तय होगी। यहाँ पे भर्तरी में जो है आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। ये किस कारण से चल रहा है? इससे 5-7 कारण है। नंबर 1, भर्तरी का जो यह स्थान है, ये पुश्तों से पुश्त मतलब कितने युगों से चला आ रहा है। तो इसका नाम जो है उधर में भर्तरी जिला बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, वो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि तो इसको कोई नॉमिनेट नहीं कर सकता। ये शक्ति ऐसी है। दूसरा, कितने हजारों साल से यहाँ लोग बसे हुए हैं, उनको
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दिक्कत है। जब तक इनका स्थापन ना हो तब तक इनका जो है किसी जमीन को किसी गुजारा करने के लिए पशुओं को किसी को परेशान ना किया जाए, जमीन को कब्जा ना किया जाए, पशुओं को छेड़ा ना जाए और जो स्थापन करे जब प्यार से करे परंतु तसल्ली पूर्वक। ये नहीं कि जेसीबी चला दी उनको रोजी रोटी पे, तो ये तो बहुत तगड़ा देश में इसका हो जाएगा समाचार। अभी लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ का तो यही है कि जो है इनको शांतिपूर्वक रहने दिया जाए जब तक स्थापना। सैनी समाज द्वारा रामगढ़ उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा को ज्ञापन देकर महात्मा ज्योतिराव फुले की मूर्ति स्थापित करने की मांग उठाई गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि कस्बे में बनाए जा रहे चौराहे पर यह मूर्ति लगाई जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इनमें एडवोकेट रोहताश सैनी, सूबेदार हरभजन सैनी, पूर्व जिला पार्षद लक्ष्मी चंद, महेंद्र सैनी, तुलसीराम, ब्रिजमोहन और दया किशन सैनी आदि मौजूद रहे। शिक्षा के अलग जगाने वाले और बहुत लंबे समय से आज जिस हम सुंदर भारत की कल्पना कर रहे हैं, उस सुंदर भारत को संविधान से पहले भी जिसने उसकी परिकल्पना तैयार की थी, श्रद्धेय श्री महात्मा ज्योतिराव फूले और महिला शिक्षा को अग्रणी रूप की भूमिका में ले जाने वाली मां सावित्रीबाई फूले जी की मूर्ति रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक चौराहे हो, ऐसी मंशा को लेकर के ना आज माली समाज और 36 बिरादरी के सहयोग से रामगढ़ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। रामगढ़ में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने संभागीय आयुक्त के निर्देश पर एक बैठक ली। बैठक में ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इनमें डॉक्टर बाबूलाल यादव और डॉक्टर अमित वर्मा, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतिनिधि खुशबू मीणा, चिकित्सा विभाग से कपिल शर्मा और मनोज शर्मा सहित अनेक कर्मचारी शामिल थे। वहीं एसडीएम ने इन कार्मिकों से फीडबैक लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। खैरथल जिला नाम परिवर्तन के प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन जारी है। यहां नई अनाज मंडी में संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन सोमवार को 65वें दिन भी जारी रहा। इसके अलावा रविवार की शाम 6 बजे मशाल जुलूस निकाला गया। इससे पहले शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ। यह जुलूस पुरानी अनाज मंडी लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। वहीं इस दौरान किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खैरिया, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, गिरीश डाटा, पूर्व प्रधान रोहताश चौधरी, ओम प्रकाश रोघा, सर्वेश गुप्ता, पंकज रोघा और संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। आज आप स्वयं देख रहे हैं कि 66 दिन से पूरा क्षेत्र, मैं खैरथल शहर की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरा क्षेत्र इस बात के लिए एकजुट है कि किसी भी कीमत पर जिला मुख्यालय यहाँ से नहीं जाने देंगे और हम हमारे खैरथल का जो हमारा नाम खैरथल है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी अस्मिता है, उससे किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि ये आंदोलन ही है, ये आम जनता का मन ही है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े नेताओं ने जिन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर ये मुख्यालय नहीं रहेगा, और अखबारों में आपने पढ़ा कि नाम बदलकर उन्होंने भर्ती नगर लिख दिया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि कैबिनेट में वो इसका प्रस्ताव लाएं और यहाँ से मुख्यालय ले जाएं। हमारा आंदोलन बहुत मजबूत है, क्योंकि ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। और आप तय मानिए कि हमने ये कहा था ना कि चाहे कितना भी वक्त लग जाए, आंदोलनकारी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। जिला मुख्यालय हमारा है, हम किसी भी कीमत पर खैरथल को जिला मुख्यालय बदलने नहीं देंगे। खैरथल ही जिला मुख्यालय था, खैरथल ही जिला मुख्यालय है। बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में, 66 दिन हो गए। खैरथल की नाम पहचान, खैरथल की एक जिला मुख्यालय की हमारी मांग, जो नाम परिवर्तन हुआ है सरकार से, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर पुनः द्वितीय विशाल मशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। लोग स्वेच्छा से यहाँ आ रहे हैं। देखना एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आगे उपस्थित होंगे, जिनकी इच्छा ये है खैरथल में हमारा खैरथल में विकास हो, और एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन अभी होगा। खैरथल तिजारा जिले की संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज मशाल जुलूस रैली निकाली जा रही है। इस रैली के अंदर सभी हमारे सर्व समाज के हमारे भाई बुजुर्ग, सभी बच्चे और महिलाएं एकजुट होकर के खैरथल तिजारा जिले को बचाने के लिए आज मशाल जुलूस रैली निकाल रहे हैं। हमें खैरथल जिला हम बचा करके रहेंगे। एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, जिसमें केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा था। और मैं फिर राजस्थान सरकार से कहना चाहती हूँ कि
खैरतल जिला मुख्यालय बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले आज 66वां दिन है। ये संघर्ष हमारा जारी है और आज हमारे शहीद भगत सिंह चौराहे से मसाल जुलूस का आयोजन हमारी संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि खैरतल की आम जनता ये जता चुकी है, ये बता चुकी है कि सर्व समाज 36 को इस मुहिम में सभी एकजुट हैं, साथ हैं, क्योंकि ये हमारे हक और हुकूमत की लड़ाई है। और हमारी जो पहचान है, जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र जी एवं पूर्व विधायक रामेश, इन्होंने जो ये षड्यंत्र रच के हमारी पहचान खत्म करने की जो इन्होंने कसम खाई है, उनकी कसम को तुड़वाने के लिए आज युवा सब मैदान में हजारों की संख्या में आज मसाल जुलूस खैरतल में शहीद भगत सिंह से होते हुए, शहीद हेमू कलानी होते हुए, फाटक होते हुए, तिरंगा मार्केट होते हुए लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के प्रांगण में समाप्त होगी। संघर्ष का 66वां दिन है। आज ये देखिए हमको यहाँ पे इधर इसलिए खड़ा होना पड़ा कि हमारा जिला और कहीं अन्य स्थान पे ले जाना, जिला और हमारा नाम और हमारी पहचान। आज देखो कि एक बात बताओ, आज एक आम आदमी का एक बटुआ भी चोरी हो जाता है तो भी तिल मिला जाता है। आज सब्जी मंडी में आपसे कोई 10-20 रुपये फालतू ले लेता है तो आप उससे झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हो। तो ये तो आपका नाम, सम्मान, पहचान सब कुछ आपका जिला ही जा रहा है। देखिए उमेश जी, हम लोगों का संघर्ष लगातार जारी है। आप सब लोग देख रहे हो, सब लोग आप साथ भी दे रहे हो, जनता पूरी साथ लगी हुई है। इसी को लेकर के आज हमने इनको नालायकों का अगर इनको कहीं लगे तो हमने दूसरा मसाल जुलूस आज निकाला है। और अभी हम सीधी अंगुली से ही घी निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जिला मुख्यालय यही रहे और जिला मुख्यालय के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से आज हमने मसाल जुलूस लगाया, आज लेके आए हैं और सब लोगों ने साथ दिया है, महिलाएं साथ आई हैं, बच्चे साथ आए हैं, ये हम सब लोग संगठित हैं, मजबूती के साथ इस जिला मुख्यालय के लिए संघर्ष जितना भी आगे करना पड़ेगा वो भी करेंगे। अभी हम सीधी अंगुली से घी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वरना तो फिर हम टेढ़ी अंगुली करने के लिए प्लानिंग कर चुके हैं और सब संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बैठ करके आगे प्लानिंग करके और जनता को साथ लेके हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। तिजारा थाना परिसर में जयपुर में हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। थानाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 1 जुलाई 2024 को लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। थाना प्रभारी ने उपस्थित लोगों को नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर सीएलजी सदस्य, महिला सखी, जैन मंदिर के अध्यक्ष मुकेश जैन, यशपाल आचार्य, सलोना यादव, नीलम यादव, बने सिंह गुजर और मंगतूराम आदि उपस्थित रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जन जागरण ज्योति कलश यात्रा भिवाड़ी पहुंची। इस मौके पर गायत्री मॉल में पूजन किया गया। साथ ही माहेश्वरी विद्यालय में वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान शांति कुंज प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि जब तक खुद को नहीं जानेंगे, आत्मनियंत्रण संभव नहीं है। वहीं उन्होंने युग ऋषि श्री राम शर्मा के त्याग और बलिदान सहित सेवाओं की चर्चा की जानकारी दी, जबकि गायत्री परिवार संरक्षक जीआर गुप्ता ने भी विचार रखे। जिला समन्वयक रामकृष्ण मीणा, विकास यादव, सतीश भारद्वाज, भूप सिंह, ऋतुराज, रेणु पंकज शर्मा और प्रवक्ता डीसी यादव भी मौजूद रहे। जनाना अस्पताल में पार्किंग की पर्ची को लेकर बवाल हो गया। यहां 15 से 20 युवकों ने पार्किंग कर्मी पर हमला कर दिया। साथ ही मोबाइल और 3000 लूटने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि पार्किंग कर्मी रविंद्र कुमार की अस्पताल में मौजूद कुछ युवकों से कहासुनी हो गई थी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश जारी है। मैं यहाँ पर आया था, मैंने घुसते ही देखा कि कुछ आदमी यहाँ से भाग के निकल रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया, तो एक व्यक्ति बोला भाई इसने हमारे आदमी से ऐसे ऐसे नहीं छोड़ा, गाड़ी काटी। मैंने भाई पार्किंग देते, तुमसे कौन क्या कहता, और मारपीट के चले गए। तो ये पूरा विवाद पार्किंग को लेकर हुआ है क्या? पार्किंग को, हाँ पार्किंग को देने को लेकर। हाँ गाड़ी खड़ी, हाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, पैसा नहीं देते हैं। अच्छा, वो लोग थे वो?
और लोग थे मेरे समाज मेरे समाज। कहाँ से आए थे कोई पता चला? दादपुर। किससे मारपीट कर गए वो? रविंद्र कलार है जो कि हमारा कर्मचारी है। मैं खुद पार्किंग ठेकेदार और कैंटीन ठेकेदार जनाना हॉस्पिटल। मेरे कर्मचारी के हाथापाई उन्होंने 15-20 आदमियों ने हाथापाई किए। मोमडन लोग थे, उन्होंने कहा कि हम मोमडन है, आपको है ना उनसे 4 से 5 दिन से गाड़ी फ्री छुड़वा रखी है। ये गाड़ी खड़ी पार्किंग में खड़ी है, मीणा लिख रही है पीछे गाड़ी पे भी, एक पे राजस्थान सरकार लिख के आती है, उसको 4-5 दिन से ये बालक छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं। तो आके इन्होंने कहा कि नहीं जानता हूँ। बोलो लल्लू का नाम नहीं जानते हो? कि नहीं जानता हूँ। फिर आते ही इसने बोला मैं नहीं जानता हूँ भैया, आप ठेकेदार साहब से बात कर लो। तो उनको ये मतलब ना कि मेरे पास में कॉल भी करते, मेरे पास में बात भी बताते कि भैया ये घटना ही इसके साथ में हाथापाई करी, मारा-पीट किए। पता नहीं मेरे को, तो इसने कॉल किया है कि भैया मेरे को मारा-पीट किए, उसके बाद मैं आया हूँ। मेरे को फिर उसके घटना का मैंने आपके सामने ही देखा है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। गिरफ्तार करने गए पुलिसकर्मियों और आरोपी के परिवार में झड़प में 4 हुए गंभीर घायल। धाकपुरी में सामने आई घटना, वहीं खेत के विवाद में खूनी संघर्ष में 5 लोग हुए जख्मी। अमित शाह ने नव विधान कार्यक्रम में की शिरकत और प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। वहीं विकसित राजस्थान कार्य योजना का भी किया विमोचन। इटाराना सहित सामरिक स्थलों की खुफिया जानकारी भेजता था आईएसआई जासूस, पाकिस्तानी महिला से संपर्क हुआ उजागर। और कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष को लेकर पर्यवेक्षकों ने जानी कार्यकर्ताओं के मन की बात। नेता प्रतिपक्ष सहित वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।